पढ़ा दिए थे दोनों चीज। आज जो है सो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। अब देखो ये पॉलीगॉन लॉ क्या होता है। तो जब शुरू करोगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना है क्या, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में बेटा क्या कहा था कि यदि कोई भी दो वेक्टर है, यदि कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी जो सेम ही ऑर्डर में है, ठीक ना। एक वेक्टर वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी जो सेम ऑर्डर में है। देखिए ये है एक वेक्टर ए और यहाँ से एक दूसरा वेक्टर लेंगे जो सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर में होने का क्या मतलब कि किसी वेक्टर का जो हेड है वो अगले वाले के टेल से जाके मिलेगा। अगर हेड से हेड मिल गया या टेल से टेल मिल गया तो वो वेक्टर किस ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। इतनी बातें पिछले दिन हो चुकी थी। तो मैं कहा था क्या कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो सेम ऑर्डर में है तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इस दोनों से बनने वाले ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा। तो इस दोनों से बनने वाला जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल देखो तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। इस दो से बनने वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा। कह रहा है कि तीसरा साइड होगा, लेकिन ये तीसरा साइड जो है, लेकिन ये तीसरा साइड जो है, ये तीसरा साइड होगा किस ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। तो अगर इसको अपोजिट ऑर्डर में लेना है तीसरे साइड को, तो टेल से टेल को मिलाना होगा और हेड से मिलाना होगा। तो टेल से टेल को मिलाना है भाई, तो तीसरा साइड यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे जाके रख देंगे। यही हो जाएगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर आर। और इसी को हम लोग लिखते थे क्या, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये था क्या आपका ट्रायंगल लॉ, यही था ट्रायंगल लॉ। बात करते थे किस चीज का, मैग्नीट्यूड का। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर निकालना होता था तो इसको हम लोग कितना लिखते थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना, थीटा, प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर ये एंगल अल्फा होता था, वेक्टर ए और आर के बीच का एंगल कितना होता था, अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखते थे भाई, टेन अल्फा इक्वल टू लिखते थे कितना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये सारी बातें जो है आपकी, ये किसकी बातें थी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सारी चीजें ट्रायंगल लॉज में हम लोग पढ़ चुके थे, क्वेश्चन भी करके देख लिए थे। अगले दिन पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़े थे। लेकिन आज पॉलीगॉन लॉ पढ़ने के लिए आपको पहले ट्रायंगल लॉ आना चाहिए क्या, कि कोई भी दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर में हो, सेम ऑर्डर में होने का मतलब हेड टेल फिर हेड टेल, तो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो और ट्रायंगल का दो साइड हो, तो तीसरा साइड रिजल्टेंट होता है अपोजिट ऑर्डर में। और अपोजिट ऑर्डर वाले को सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर में लिखते हैं। इतना बात में मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब देखो भाई कि पॉलीगॉन लॉ क्या है। तो इस पॉलीगॉन लॉ के लिए आपको, इस पॉलीगॉन लॉ के लिए आपको मान लीजिए कि अगर आपके पास ट्रायंगल लॉ केवल पता है, अगर आपके पास केवल ट्रायंगल लॉ पता है तो आप ट्रायंगल लॉ से केवल दो वेक्टर को ऐड कर पा रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर रहे, अगर दो से ज्यादा वेक्टर रहे तो हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे, पॉलीगॉन लॉ लगाएंगे, ठीक है। अब देखो कि पॉलीगॉन लॉ क्या है, कैसे दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करेंगे, एकदम सीखने का प्रयास करो। तो हम मानते हैं क्या कि कुछ वेक्टर, कुछ वेक्टर का मतलब दो से ज्यादा वेक्टर है जो सेम ऑर्डर में है। एक को मान लो ये है पहला वेक्टर ए, एक फिर यहां से मान लिए दूसरा वेक्टर बी, एक फिर यहां से मान लिए तीसरा वेक्टर सी, एक फिर यहां से मान लिए चौथा वेक्टर डी, एक और मान लो पांचवा वेक्टर ई। अब ये बताइए कि ये सारे वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं कि नहीं है, ये सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं। देखो हेड टेल मिल रहा है, 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 तो सारा एक ही ऑर्डर में है। किसी का हेड से हेड और किसी का टेल से टेल नहीं टकरा रहा है। अब कह रहा है कि अगर ये सारे वेक्टर्स हैं अलग अलग, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी और वेक्टर ई, अब बताइए कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। अब बताइए कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कैसे दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ेंगे। तो पहले तुम क्या करो ना, केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी को देखो।
तो जब तुम केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी को देखोगे तो देखो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी मिल करके किसी ट्रायंगल का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं है। तो इस ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो इसका तीसरा साइड होगा, और तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में होगा। अपोजिट ऑर्डर में होने का मतलब टेल से टेल मिलेगा और हेड से हेड मिलेगा। अगर मान लीजिए कि इस रिजल्टेंट को हम बोल देते हैं क्या, अगर मान लीजिए कि इस रिजल्टेंट को हम बोल देते हैं क्या, R1। अगर मान लीजिए कि इस रिजल्टेंट को हम बोल देते हैं क्या, R1, तो आप बताओ भाई कि वेक्टर R1 इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। चलो अब तुम एक वेक्टर देखो R1 और एक वेक्टर देखो C। R1 और C भी किसी ट्रायंगल का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं है? सेम ऑर्डर में है कि नहीं है? है। इसका मतलब कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, एक तीसरा साइड होगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा, कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर इस वेक्टर का हम नाम रख लें क्या, वेक्टर R2। अगर इस वेक्टर का हम नाम रख लें क्या, R2, तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि जो अपोजिट ऑर्डर वाला होगा वो सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर। तो एक है R1 और दूसरा है C जो सेम ऑर्डर में है, और R2 है जो अपोजिट ऑर्डर में है। तो R2 इक्वल टू R1 प्लस वेक्टर C लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अब एक चीज बताइए कि R1 के जगह पर हम भाई वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिख सकते हैं कि नहीं? ऊपर से लिख सकते हैं। और इसमें एक और है, कौन सा, वेक्टर C भी। इतना में कोई दिक्कत? ये निकल के आया क्या, R2। अब जरा सा थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाइए। अब ये बताइए कि R2 और वेक्टर D ये दोनों भी सेम ऑर्डर में है कि नहीं है? सेम ऑर्डर में है, क्योंकि देखो यहाँ से गया, यहाँ हेड, और यहाँ से इसका टेल शुरू, सेम ऑर्डर में है। तो सेम ऑर्डर में है और ट्रायंगल का दो साइड भी है। तो जब ट्रायंगल का दो साइड है तो इस R2 का और D का जो रिजल्टेंट होगा एक नया वेक्टर होगा। एक नया वेक्टर होगा, कौन सा? तो यहाँ से इसका टेल शुरू होगा और यहाँ पे आके इसका हेड मिलेगा। होगा कि नहीं? अगर मान लीजिए इस वेक्टर का हम नाम रख लें R3, तो R3 इक्वल टू जो लिखेंगे भाई, यहाँ से जो R3 लिखेंगे वो सेम ऑर्डर वाले का सम R2 प्लस D। कितना लिखेंगे? वेक्टर R2 प्लस वेक्टर D। अब देखो R2 का वैल्यू जब ऊपर से रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और ये वाला प्लस वेक्टर D, है ना। सबसे लास्ट में आप देखिए कि R3 और वेक्टर E को देखिए। R3 और वेक्टर E भी ट्रायंगल का दो साइड है और सेम ऑर्डर में है। तो अगर इस दोनों का रिजल्टेंट लिखेंगे भाई, अगर इस दोनों का रिजल्टेंट लिखेंगे तो रिजल्टेंट कौन सा होगा? रिजल्टेंट कौन सा होगा? रिजल्टेंट होगा ये वाला वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? रिजल्टेंट होगा कौन सा वेक्टर? ये वाला वेक्टर। अब देखो कि इस रिजल्टेंट को अगर मैं बोल दूं वेक्टर R, इस रिजल्टेंट को मैं अगर बोल दूं वेक्टर R, तो आप बताइए कि वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर R3 प्लस वेक्टर E लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सेम ऑर्डर वाले का सम अपोजिट ऑर्डर वाले के बराबर में, है ना। अब देखो यहाँ से R3 का वैल्यू तो ऊपर पता है तुमको क्या, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D, और इसमें कितना ऐड हो गया, वेक्टर E। यही निकल के आया क्या, रिजल्टेंट। ये तो ट्रायंगल लॉ लगा लगा के हम बढ़ रहे थे सर, इन्फिनाइट वेक्टर रहेगा तो भी हम बारी बारी से लगाते रहेंगे। कब तक लगाएंगे, कितना देर लगाएंगे? बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम लग रहा है ना। तो सीधे सीधे आप देखिए क्या कि अगर ABCDE सेम ऑर्डर में है, जो लोग नए लोग हैं वो थोड़ा सा सीख लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा क्या, कि अगर कोई वेक्टर है बेटा ये, तो इसके जिधर से तीर लगा होता है उसको बोलते हैं हेड, और जिधर नहीं लगा है उसको क्या बोलते हैं, टेल। हम इसको बोलेंगे पैर और इसको बोलेंगे माथा, कॉमन लैंग्वेज में। अब देखो कि कोई भी दो वेक्टर अगर आदमी के जैसा है और इसका ये माथा है ये पैर है, अगले का पैर पिछले वाले के माथा पर है, फिर अगले का पैर पिछले वाले के माथा पर है, तो इस तरह से जो वेक्टर रहेगा उस वेक्टर को बोलेंगे सेम ऑर्डर में। देखिए ये सारे सेम ऑर्डर में, ठीक ना। लेकिन अगर इसी में से किसी वेक्टर का माथा से माथा टकरा गया और पैर से पैर भी टकरा गया, देखिए यहाँ पैर से पैर टकराया है, यहाँ माथा से माथा टकराया है, तो इस वाले वेक्टर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कौन से में, अपोजिट ऑर्डर में। समझ में आया बात? मतलब आदमी है लेटा हुआ है, मान लो वेक्टर, आदमी लेटा हुआ है मान लो क्या, वेक्टर। आ जाओ,
आदमी लेटा हुआ है वेक्टर, अब अगला आदमी जो लेटेगा उसका पैर मेरे माथे पे रहेगा, उसका अगला रहेगा, उसका पैर क्या रहेगा, अगले के माथे पे रहेगा। तो इस तरीके से अगर वेक्टर का अरेंजमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सेम ऑर्डर में। लेकिन किसी को पलट दिए तो अब किसी दो आदमी का माथा एक जगह हो जाएगा और पैर एक जगह हो जाएगा। तो जिसका माथा से माथा टकराया और पैर से पैर टकराया उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट ऑर्डर में। इतनी बातें समझ में आ गई। अब सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर के बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे इस चीज को देखो। अब इसके लिए हम लोग कंक्लूजन क्या लिखेंगे, तो देखो जो फाइनल रिजल्टेंट जो आर है वो पहले के टेल और अंतिम के हेड को मिलाने वाला वेक्टर है, ठीक ना। तो कहेगा क्या कि इफ, पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, कहता है क्या कि इफ टू और मोर, क्या कहेगा, इफ टू और मोर वेक्टर्स, यदि दो या दो से अधिक वेक्टर्स रहे, आर इन सेम ऑर्डर, आर इन सेम ऑर्डर, अगर दो या दो से अधिक वेक्टर रहे कितने में, सेम ऑर्डर में रहे, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, देन देयर रिजल्टेंट, देन देयर रिजल्टेंट बी अ वेक्टर, be a vector joining tail of first vector, tail of first vector। जो रिजल्टेंट है वो पहले वेक्टर के टेल से अंतिम वेक्टर के हेड को जोड़ने वाला एक वेक्टर होगा। तो क्या लिखे, देन देयर रिजल्टेंट बी अ वेक्टर ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। समझ में आया, ये तो हुआ हेड से टेल को जोड़ने वाला वेक्टर। अब यही वाला वेक्टर जो है, यही वाला जो वेक्टर है भाई, यही वाला वेक्टर तो तुम्हारा ऐसा भी हो सकता था ना, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये सारे सेम ऑर्डर में हो जाते। तो इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना है, इसके लिए लिखना है क्या कि रहेगा कैसे में, इन अपोजिट ऑर्डर में। रहेगा कैसे में, तो इन अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। और जब अपोजिट ऑर्डर में रहेगा तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू, हम लोग जो भी वेक्टर सेम ऑर्डर में रहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 जो भी, वो सारा लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, उसके लिए ये प्रूफ यहाँ से देखिए कि मैं हर एक दो वेक्टर के लिए क्या किया, ट्रायंगल लॉ लगाया। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि ए और बी अगर दो वेक्टर है सेम ऑर्डर में है, तो सेम ऑर्डर में है भाई, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इससे बनने वाले ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर का मतलब टेल से टेल को मिलाना है, हेड से मिला दिए। अब क्या कह रहा है कि जो अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर होगा वो सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर होगा। अपोजिट ऑर्डर वाला है R1 और सेम ऑर्डर वाला है ए और बी, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब एक वेक्टर R1 देखिए और दूसरा C देखिए, तो R1 और C भी क्या है, दो करस्पॉन्डिंग साइड है और सेम ऑर्डर में भी है। देखिए R1 का माथा तो C का पैर, सेम ऑर्डर में है। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये इस दोनों साइड से बनने वाले ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। इसीलिए क्या किए, माथा से माथा टकरा दिए और यहाँ पैर से पैर टकरा दिए। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अपोजिट ऑर्डर वाला सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर, मतलब R2 बराबर जो होगा वो R1 प्लस सी, ये R1 प्लस सी, R1 का वैल्यू ऊपर से यहाँ टेप दिए। फिर ट्रायंगल लॉ लगाए, R3 इक्वल टू R2 प्लस डी, R2 का वैल्यू ऊपर से टेप दिए, R माने लास्ट में, R3 प्लस ई टेप दिए। तो देखो R जो आया A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के बराबर में आया कि नहीं। अब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये सारे वेक्टर्स हैं, और देखो कि सारा वेक्टर सेम ऑर्डर में भी है, सारा वेक्टर क्या है, सेम ऑर्डर में भी है। तो जब सेम ऑर्डर में है भाई, तो रिजल्टेंट जो फाइनल हुआ वो कौन सा हुआ, तो पहले वेक्टर के टेल से अंतिम वेक्टर के हेड को जोड़ने वाला वेक्टर हुआ। और ऑर्डर क्या है इसका, सेम ऑर्डर है कि अपोजिट ऑर्डर है, अपोजिट ऑर्डर है क्यों कि यहाँ टेल से टेल मिल रहा है और यहाँ हेड से, तो जिसका टेल से टेल मिलेगा या हेड से हेड मिलेगा वो किस ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये है पॉलीगॉन लॉ का स्टेटमेंट कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर कोई भी रहे और सेम ऑर्डर में रहे, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर के टेल और अंतिम वेक्टर के हेड को जोड़ने वाला वेक्टर होगा, और वो किस ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर में। क्लियर इतनी बात है।
यही है क्या, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब आपको दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ने की बात आएगी तो आप कौन सा लॉ लगाएंगे, पॉलीगॉन लॉ। ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से आप केवल दो ही वेक्टर को जोड़ पा रहे थे। बातें क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो बहुत काम का चीज़ ये नहीं है, आता है हमेशा ट्रायंगल लॉ ही यूज में, लेकिन सिलेबस में है तो थोड़ा सा पढ़ा दिए, कभी चर्चा होगी तो कर लेंगे। अब देखो कि भाई साहब एक चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे पास तीन केस बन रहे हैं। तीन केस में क्या बने कि मान लो कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है बी, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। एक केस बनेगा क्या कि एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहे। और एक तीसरा केस बनेगा क्या कि एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी और दोनों क्या रहे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये हमारे पास तीन केस बन रहा है। इस तीनों केस में जरा सा मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको बोलो वेक्टर ए और इसको बोलो वेक्टर बी, इसको बोलो वेक्टर ए और इसको बोलो वेक्टर बी, यहाँ भी बोलो वेक्टर ए और यहाँ भी बोलो क्या, वेक्टर बी। अब देखो कि इस तीनों केस में एंगल बिटवीन वेक्टर्स का अगर हम बात करें, दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या है। तो आपको मैं क्या बोला था कि सबसे पहले पैरेलल शिफ्ट करके हेड से हेड या टेल से टेल को मिलाइए, है ना। उसके बाद जो एंगल बनेगा उसमें से जो छोटा वाला एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। बोले थे कि नहीं। तो हमको जरा सा ये आप बताइए कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पर देखो भाई कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, 0 डिग्री, है ना। जरा सा वहां पर बात करो, तो वहां पर देखो कि जब तुम टेल से टेल को मिलाओगे, बताओ तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। भाई साहब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो गया, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे तो सर साफ सुथरा दिख ही रहा है क्या, थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, है ना। इस दोनों ही केस में देखो कि जब रिजल्टेंट का बात करेंगे इस दोनों का, तो रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि कॉस कितना, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। अब देखिए कि इसको जरा सा ध्यान से देखिए, जो रूट के अंदर में है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। स्क्वायर से जब बाहर आएगा रूट अंडर, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, मॉड ए प्लस बी। देखो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे। कहोगे सर मॉड क्यों ले लिए, इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स बताना पड़ेगा, अगले पेज पे बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव नहीं होता है रूट से अंदर जब आता है, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा, अभी आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए प्लस बी मतलब दोनों को जब ऐड कर देंगे तो नेट निकल जाएगा। कहानी देखो क्या, मान लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg, मैं आया इस पे इधर के तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आप आए इधर के तरफ ही 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, आप आए इधर के तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। मैं पूछूं कि बताओ कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 15 न्यूटन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। और आप क्या किए, डायरेक्ट इसको जोड़ दिए, फोर्स तो है वेक्टर, जोड़ दिए भाई, ए प्लस बी कितना आ गया, 15 न्यूटन, है ना। तो इसमें रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा ना वो ए और बी के सेम डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर बात करिएगा दोस्त रिजल्टेंट का आर इक्वल टू, तो यहां पर कितना लिखिएगा, रूट अंडर, यहां पर कितना लिखिएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है, 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते होंगे कितना होता है, -1, ठीक ना। तो -1 से प्लस 2ab को मल्टीप्लाई करोगे तो -2ab हो जाएगा कि नहीं, -2ab हो जाएगा तो रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मॉड a माइनस बी लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। ये दो केस हुआ। यहाँ पे है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ जब आप लिखिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्त, 0, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा टर्म कितना, अब ये रह जाएगा कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री और 180 के बीच में तो और भी बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन ये सब एंगल पे कहीं ना कहीं आसान लग रहा है काम, क्या कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट घटा देंगे, और 90 डिग्री पे है तो सीधे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेंगे। लेकिन क्या प्रैक्टिकली हमेशा आपको यही 3 एंगल देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर दूसरा एंगल मिला तो आपको दूसरा एंगल का वैल्यू डालना पड़ेगा। अगर 2 से अधिक वेक्टर मिला तो बार बार पॉलीगॉन लॉ लगाना पड़ेगा, जो बहुत टाइम टेकिंग है। दूसरा एंगल बहुत टाइम लेता है कैलकुलेशन में, तो उसके लिए क्या जुगाड़ लगाएं हम लोग कि हमारा काम क्या हो, बहुत आसान हो जाए, है ना। इस जुगाड़ को आज पढ़ना, और ये जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। अभी से जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे उस जुगाड़ का उपयोग हमेशा होता रहेगा, और यही चीज सिखाने के लिए मैं तुमको इतने दिन से पढ़ा रहा था वेक्टर। समझ में आ रहा है बात? तो देखो सर, पहले ये मॉड हजम नहीं हुआ है अभी तक, इसको जरा सा डिस्कस कर लिया जाए। तो देखिए बेटा, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, क्या कुछ नहीं, एक फंडामेंटल टॉपिक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, तो क्या ये प्लस एक्स होगा, क्या ये माइनस एक्स होगा, या ये प्लस माइनस एक्स? बताओ तीनों में से कौन सा होगा? प्लस एक्स, माइनस एक्स, प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस एक्स, कुछ लोग प्लस एक्स, कुछ लोग माइनस एक्स भी। ये तीनों ही गलत, ये तीनों ही क्या गलत। हम लोग जब भी लिखेंगे y इक्वल टू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये होता है किसके बराबर में? मॉड एक्स के बराबर। और मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या होता है? मॉड एक्स कहता है ये इक्वल टू होगा एक्स, कब? अगर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। और कहता है ये होगा माइनस एक्स इफ एक्स क्या रहे, लेस देन 0। अब तुम जरा सा ध्यान से देखो कि अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं y इक्वल टू एक्स का, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा जाएगा? y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ जाएगा आपका, y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ जाएगा आपका, वो ऐसे सीधे जाएगा 45 डिग्री पे, जाएगा कि नहीं? ये जाएगा सीधे कितने पे? 45 डिग्री पे। अब देखो कि जब ये 45 डिग्री पे जा रहा है, ये यहाँ से बन रहा है 45 डिग्री। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये हमको लेना कब है? जब x या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो 0 वाला पोर्शन ये दिख रहा है, और 0 से आगे वाला पोर्शन तो इधर है, पीछे वाला ये पोर्शन क्या होगा? हट जाएगा, ग्राफ में से हट जाएगा। दूसरा पोर्शन देखिए कि अगर बेटा हम y इक्वल टू माइनस एक्स का बात करें, ये एक्स एक्सिस है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का जो तुम्हारा ग्राफ होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का जो तुम्हारा ग्राफ होगा, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। जाएगा कि नहीं? मैथ्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हैं? अब देखो y इक्वल टू माइनस एक्स का ये ग्राफ जब जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा? 135 डिग्री। अब कह रहा है कि ये लेना कब है? तो x 0 से छोटा हो तब, मतलब x इक्वल टू 0 पे ये पोर्शन हमको नहीं लेना है, खाली है। और x अगर 0 से छोटा हो तो छोटा इधर होगा, बड़ा इधर होगा, तो ग्राफ का इधर वाला पोर्शन हमको क्या करना पड़ेगा? छांटना पड़ेगा। अब आप देखिए कि इस दोनों ग्राफ को क्या करिए, पकड़ के और असेंबल कर दीजिए, मिला दीजिए। तो जब आप कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट को मिला दीजिएगा, तो मिलाने के बाद क्या होगा, ये जरा सा देखो, इसको पकड़ो और यहाँ से, तो देखो ये यहाँ पे 0 पे पॉइंट है तुम्हारे पास, और यहाँ 0 पे खाली है। तो अगर मैं इसको उठाऊं और इस पे डाल दूं, अगर मैं इसको उठाऊं और इस पे डाल दूं, तो तुम देखोगे कि इसके बाद का जो नज़ारा होगा, वो नज़ारा क्या होगा? तो नज़ारा होगा कुछ इस तरह से कि इसको उठा के डालोगे तो देखो ये 0 पे वैकेंसी है, और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। अगर तुम इसको उठा के डालोगे तो यहाँ पे पॉइंट है, ये ढक्कन है, और ये ढक्कन जा करके इस गड्ढे में भर जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा? ये y इक्वल टू एक्स। और तब इस ग्राफ को जब हम एक साथ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? y इक्वल टू मॉड एक्स। समझ में आया बात? तो इस मॉड का मतलब क्या होता है? रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर को ना हम प्लस एक्स लिखेंगे, ना हम माइनस एक्स लिखेंगे, ना हम प्लस माइनस एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मॉड एक्स। अब देखो कि जो हम लोग पीछे लिखे थे भाई, जो हम लोग पीछे लिखे थे वो क्या लिखे थे? मॉड ए बी, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स। वहाँ तो कुछ किया ही नहीं है। अब देखिए मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है क्या? हमेशा पॉजिटिव।
अब देखो कि इस कहानी में तुम, यहाँ हम a माइनस बी लिखे हैं, a बड़ा है b छोटा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन एक कहानी तुम ऐसा सोचो जब a छोटा हो जाए b बड़ा हो जाए, तो इसका अंदर का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए क्या लग गया, समझ में आया, समझ में आया। सर इससे पहले जो आप मैथ्स पढ़ा रहे थे ना वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे थे, क्या है ना, ये समझ में आ गया ये बात। अब देखो कि अब जो हम इतना बताए हैं, तो अगर 2 से अधिक वेक्टर रहे, 3 वेक्टर रहे, 4 वेक्टर रहे, और वो सारा अगर या तो सेम डायरेक्शन में हो जाए, या अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, या परपेंडिकुलर हो जाए, तो काम अपना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। 2 या 2 से अधिक वेक्टर है, 2 वेक्टर तक तो हम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ लगा लेते हैं। लेकिन अगर 2 से अधिक वेक्टर रहे तब क्या करेंगे, तो उसके लिए एक चीज आप लोग सीखिए, क्या इसको बोलते हैं, क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो इसको एकदम सीखने का तरीका सोचो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कैसे वेक्टर को रिजोल्यूट किया जाएगा। तो आप जरा सा यहाँ से सीखने का प्रयास ये कीजिए, पहले प्रैक्टिकली देखिए। क्या, मान लीजिए कि ये कोई सा सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक है रखा हुआ मास m, यहाँ एक आदमी है मोटू, ठीक ना। अब ये मोटू क्या किया, इसमें एक रस्सी बांधा, अपने कंधे पर लगा करके हाथ में पकड़ा, और ये इधर की तरफ इसको खींचना शुरू किया। तो खींचना शुरू किया तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा ऐसे F, है ना। अब देखो कि ये फोर्स अगर मान लो कि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये ब्लॉक पर ऊपर की तरफ भी फोर्स टेंडेंसी का लग रहा है, और आगे की तरफ भी फोर्स टेंडेंसी लग रहा है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो रिवर्स सोचो कि एक ब्लॉक है, इसमें एक आदमी रस्सी बांध के इधर खींचना शुरू किया, और एक आदमी रस्सी बांध के ऊपर खींचना शुरू किया। अब ये ब्लॉक बढ़ेगा कैसे, ब्लॉक ऐसे बढ़ना शुरू करेगा, है ना। दोनों आदमी अगर इसको खींचने लगे, इधर F1 फोर्स से, इधर F2 फोर्स से, तो ये ब्लॉक कैसे बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इस पे नेट फोर्स लग रहा है ऐसे, तो जो नेट फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका मतलब इस पे कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है, और इस पे कहीं ना कहीं वर्टिकल फोर्स भी लग रहा है। बात समझ में आ रही है। तो कुछ ऐसा हो कि जो एंगल थीटा है वो कहानी खत्म हो जाए। थीटा को हम लोग क्या करें, रिप्लेस कर रहे हैं, कैसे में, 0 डिग्री में, 180 डिग्री में, या 90 डिग्री में, कुछ ऐसा उपाय हो। तो इसी उपाय को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए कि ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। तो कहा जाता है क्या कि एनी वेक्टर वेक्टर r कैन बी वेक्टर r कैन बी रिजोल्यूट इन इट्स rectangular component। अब देखो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, 2 कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा क्या, वर्टिकल, एक होगा क्या, वर्टिकल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है y एक्सिस और x एक्सिस का, ठीक ना, और कोई एक वेक्टर है वेक्टर r, कोई एक वेक्टर है यहाँ से वेक्टर r, जो बना रहा है एंगल x एक्सिस के साथ, मान लीजिए क्या, थीटा। तो कह रहा है क्या कि इसको आप 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। कैसे घुमाएंगे, तो कहता है कि अगर इसका लेंथ है r, तो आप इसको जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ घुमाइएगा, तो जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा r cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगाइएगा उसके साथ घुमाइएगा तो आएगा कितना, r sin थीटा, ठीक ना। तो 2 कंपोनेंट में इसको रिजोल्यूट कर सकते हैं r को, किसमें, r cos थीटा में और r sin थीटा में, ठीक ना। इट्स 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स r cos थीटा एंड r sin थीटा। इसमें तरीका क्या जाने भाई, तरीका जाने क्या कि r cos थीटा उसके साथ लेना है जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो। तो देखो थीटा x एक्सिस के साथ लगा हुआ है, इसके साथ cos थीटा लेंगे, और y एक्सिस के साथ नहीं लगा हुआ है तो इसके साथ क्या लेंगे, sin थीटा। अब कहोगे सर इसका प्रूफ, ये अदालत प्रूफ मांगती है ना। अब देखो कि इसके प्रूफ को हम तुमको समझाने का प्रयास करते हैं। ये है क्या कि कोई भी वेक्टर रहेगा तो उसको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
और एक वर्टिकल कंपोनेंट में आप तोड़ सकते हैं किसी भी वेक्टर को। तो कैसे तोड़ सकते हैं? तो जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ कॉस थीटा लगाएंगे, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा है उसके साथ साइन थीटा लगाएंगे। अब इसका प्रूफ देखो जरा सा क्या करना है। तो अब इसके प्रूफ के लिए देखिए कि हम क्या करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम लोग एक वेक्टर भी लेंगे। मान लो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लो कि ये है वाई एक्सिस और ये है क्या, एक्स एक्सिस। ये है एक्स और ये है वाई। अब देखो कि इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम मान लेते हैं क्या कि एक वेक्टर कोई आर है, एक वेक्टर कोई है वेक्टर आर, जो यहां से जो थीटा एंगल पे है, यहां से क्या है, ये थीटा एंगल पे है। आप इसको मैथमेटिकली सोचिए कि अगर हम इसको बोल दें ओपी, अगर इस वेक्टर को हम बोल दें ओपी, तो अगर हमको इसमें एक्स में कितना है ये निकालना है, तो आप क्या करिए कि पी पॉइंट से, आप क्या करिए कि पी पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप कर दिए तो इसका नाम हम लोग मान लेते हैं क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एम। अब देखो अगर हमको ओ एम मिल जाए तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अपना कंपोनेंट निकल जाएगा। और इस ट्रायंगल में देखो ओपीएम में हमको चाहिए बेस और हमको पता है हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन देने वाला क्वांटिटी है वो कौन सा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, यानी कि ओ एम अपॉन क्या चीज, ओपी, है ना। अब देखो कि जब कॉस थीटा लिखोगे दोस्त, तो कॉस थीटा हमको ओ एम नहीं पता, ओपी के बारे में पता है कितना, आर को जब इधर लेके आ जाओगे तो ओ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अच्छा देखिए अगर हमको इसी में वेक्टर को लिखना है, अगर हमको ओ एम को वेक्टर बनाना है तो इसमें यूनिट वेक्टर से गुना करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप से गुना कर देंगे तो ये ओ एम वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब जरा सा देखिए तो, जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो आर कॉस, यही चीज ना बोला था, है, जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो आर कॉस थीटा। अच्छा सर जरा सा वाई वाले में भी देख लेते हैं। तो वाई वाले में भी देखना है तो यहाँ पर भी क्या करो तुम, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये बन गया यहाँ का क्या, परपेंडिकुलर। अब देखो कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए तो इस पॉइंट का नाम रख लो क्या, एन, है ना। अब जरा सा देखिए कि ये एन पी और ये ओ एम पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल है। पैरेलल है तो ये ओपी ट्रांसवर्सल है कि नहीं है, तो ट्रांसवर्स है तो ये थीटा एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, होगा कि नहीं। अब थीटा के सामने वाला होता क्या है, परपेंडिकुलर, यही हमको चाहिए, हाइपोटेन्यूज पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन रिलेशन देता है भाई, साइन थीटा। साइन थीटा लिखोगे पी बाई एच, यानी कि कितना, ओ एन बाई कितना, ओ एन बाई ओ पी। अब देखो कि जो साइन थीटा है तुम्हारा वो हो गया कितना, ओ एन बाई ओ पी, किसके बराबर में, आर को इधर लेके आओ तो ओ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। अगर ओ एन को लिखना है वेक्टर तो इधर भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, तो भाई साहब जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा क्या। अब जरा सा आप एक बात मुझे बताइए कि ये ओ एम पी एन आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या, दिख रहा है। और ये ओ एम जिस वेक्टर का बात कर रहे हैं वो क्या यही वाला वेक्टर है, और जिस ओ एन वेक्टर का बात कर रहे हैं क्या यही वाला वेक्टर है, और ये इसका डायगोनल है क्या। आप बताइए तो ओ एम और ओ एन का रिजल्टेंट ओपी होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ जो है, तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं क्या कि द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ एम एंड वेक्टर ओ एन इज वेक्टर ओपी। जो ओपी है वो ओ एम और ओ एन का क्या है, रिजल्टेंट है। तो आप ये बात बताओ कि जो वेक्टर ओपी है वो इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर ओ एन लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर है किसी पैरेललोग्राम का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है तो इसको इमेजिनरी पैरेललोग्राम मानते हुए पैरेललोग्राम बनाओ, और इसके इनिशियल पॉइंट से जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो आर इक्वल टू कितना लिखोगे, ए प्लस बी। तो देखो आर है क्या, ओ पी, इक्वल टू ए है क्या, ओ एम, बी है क्या, ओ एन, लिखेंगे। अब जब इतना लिख देंगे दोस्त तो एक चीज बताओ तुम कि इतना लिखने के बाद हमको ये बताइए आप
कि इतना लिखने के बाद वेक्टर ओपी को वेक्टर आर लिखेंगे कि नहीं, वेक्टर आर लिखेंगे तो ओ एम को आर कॉस थीटा आई कैप लिखेंगे कि नहीं, प्लस आर साइन थीटा जे कैप लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। यही वाला तो वेक्टर है। अब देखिए ये आर कॉस थीटा क्या है, तो ये आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट वो है जिसके साथ थीटा लगा हुआ है ना। आर कॉस थीटा वाला कौन सा कंपोनेंट है, जिससे थीटा लगा है, जिससे थीटा लगा है, ये कौन सा है, तो ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस मत याद रखना, याद रखना जिससे थीटा लगा हो, वाई एक्सिस से भी लगा रह सकता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस। दूसरा ये देखिए आर साइन थीटा, ये क्या है, तो जिससे थीटा ना लगा हो, जिससे थीटा ना लगा हो, ये क्या है यहाँ पे, वाई एक्सिस। तो अब देखिए कि इस आर का दो कंपोनेंट हुआ कि नहीं, एक आर कॉस थीटा किस एक्सिस के साथ, तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, एक के साथ आर साइन थीटा किसके साथ, जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सर इस कॉन्सेप्ट का उपयोग कैसे करेंगे, अब इस कॉन्सेप्ट का उपयोग कैसे करेंगे, तो देखो कभी भी जब वेक्टर दिया हुआ रहे, कभी भी जब वेक्टर दिया हुआ रहे, मान लो कि ये है वेक्टर तुम्हारा आर और यहाँ दे दिया थीटा, तो थीटा किसके साथ लगा है, वाई के साथ, तो वाई के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या, कॉस थीटा। किसके साथ नहीं लगा है, इसके साथ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या, ये हमेशा याद रखना है। समझ में आ रहा है बात। अगला कहानी देखिए आप, मान लीजिए कि ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये एंगल है थीटा, ये है आर, तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ उसके साथ, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसके साथ। समझ में आ रहा है, उसी क्वाड्रेंट में घुमाना है। मान लो ये है कोई सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर आ गया वेक्टर आर और ये एंगल हो गया थीटा, तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ उसके साथ और जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसके साथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है, ये दे दिया वेक्टर आर और ये एंगल बता दिया क्या, थीटा, तो जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ और जिसके साथ नहीं लगा है उसके साथ। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो कि इसका रिजल्ट कैसे है, इस पर क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन देखो, आज एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने कहानी को आज के लिए स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि एक ब्लॉक दिया हुआ है, एक ब्लॉक दिया, इसका कुछ भी मास होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी है जो इस पर एक फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स है आपका कितने का, तो ये फोर्स जो है आपका यहाँ से ये फोर्स लगा रहा है कितने का, 10 न्यूटन का। ये आदमी जो है इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो कितने का लगा रहा है, 10 न्यूटन का। ये फोर्स लगा रहा है कितने का, 10 न्यूटन का, और कह रहा है कि ये एंगल जो है, ये वाला एंगल ये है कितना, 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। कह रहा है क्या कि इसी पर एक आदमी एक दूसरा फोर्स लगा रहा है, जो दूसरा फोर्स लगा रहा है मान लो यहाँ से ऐसे, ठीक ना, और कह रहा है क्या कि इस फोर्स के बारे में, ये फोर्स है कितने का, 20 न्यूटन का, और ये वाला जो एंगल है वो है कितना, 53 डिग्री का। तो दो वेक्टर आपके पास गिवन है, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है, थीटा भी गिवन है। अब आप रिजल्टेंट निकालो ट्रायंगल लॉ लगा के, पैरेललोग्राम लगा के, हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लगाने में क्या हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको 53 डिग्री और 37 डिग्री थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा, इसको जरा सा सीख लीजिए ये क्या है। तो कोई एक ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल जिसका एक साइड 3 हो, 4 हो और 5 हो, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसी का 3 का सामने वाला जो एंगल होगा वो कितना, और 4 के सामने वाला जो एंगल होगा वो कितना। जाके घर पे कंस्ट्रक्शन पढ़े हुए हो तो 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाना और उसमें देखना एक 90 डिग्री, एक 53 डिग्री, एक 37 डिग्री बनेगा, डी से नाप लेना। ठीक ना। अब देखिए कि इसमें बेटा जो अगर थीटा हम 37 डिग्री लें, साइन थीटा में अगर हम थीटा ले लें कितना, 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू देखो तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है। अगर हम कॉस 37 डिग्री का वैल्यू लें तो कॉस 37 डिग्री आधार बट्टा कर्ण कितना, 4 बट्टा
और अगर हम इसमें बात करें साइन 53 डिग्री का, ठीक ना, साइन कितने का, 53 डिग्री का, तो देखो 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और p बाई एच यानी कि कितना 4 बाई। अगर हम बात करें कॉस 53 डिग्री का, तो कॉस 53 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5। बस ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल याद रखना, तुमको 37 डिग्री 53 डिग्री याद रहेगा। क्लियर है। अब देखिए कि इस सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या है। तो करना क्या है, आप करिए क्या कि सबसे पहले जो बॉडी है आपका, उस बॉडी को मान लीजिए कि ओरिजिन पे है। बॉडी कहाँ पे है, ओरिजिन पे। आपको इस क्वेश्चन में ये भी मेंशन करके रखा है, तुमको फाइंड करना है क्या सब, ये देख लो, तुमको फाइंड करना है एफ एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तुमको फाइंड करना है क्या एफ वाई, और तुमको फाइंड करना है कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। क्लियर है बात। क्या करो कि बॉडी को कहाँ मान लो, ओरिजिन पे। तो देखो ओरिजिन से अगर ये है तुम्हारा x डिग्री, तो भाई एक फोर्स लग रहा है कितने का, 10 न्यूटन का, जो यहां से एंगल बना रहा है कितना 37 डिग्री। अब देखिए तो ये वेक्टर यहाँ पे हेड लग रहा है, तो हेड लग रहा है, तो इस वेक्टर को अगर हम खिसका के यहाँ पर ले आए तो ये वेक्टर बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा। अच्छा ये कोण अगर 53 डिग्री था, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। तो भाई ये तुम रहो यहीं पे, ये रहो तुम यहीं पे, और हम इस वाले फोर्स को खिसका के लगा देंगे आगे, और जब आगे खिसका के लगा देंगे तो ये वाला हो जाएगा कितने का 20 न्यूटन का, और यहाँ से एंगल कितना बना रहा है 53 डिग्री। अब देखो कि अब ये एक वेक्टर है 10 न्यूटन, इसको हमको क्या करवाना है रिजोल्यूट। तो जब इसको रिजोल्यूट करवाओगे तो हम तुमको अलग से करके दिखाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब देखो कि यहाँ पे जब अलग से रिजोल्यूट करवाओगे तो इस 10 न्यूटन के फोर्स में जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ कितना लिखोगे कॉस थीटा, 10 कॉस 37 डिग्री लिखाएगा कि नहीं, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा है उसके साथ, तो इसके साथ क्या आएगा भाई 10 साइन 37 डिग्री आएगा कि नहीं। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको पकड़िए 20 न्यूटन जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, 20 साइन नहीं कॉस कितना 53 डिग्री, क्योंकि इसके साथ थीटा लगा हुआ है, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ कितना 20 साइन 37 नहीं 53 है ना, 53 डिग्री। अब देखो साइन कॉस टेन कॉट सबका वैल्यू पता है, इसमें डालिए इसमें वैल्यू, जब वैल्यू डालिएगा तो 10 गुने ये कितना आ जाएगा, 5 से 2 बार में कट गया, हो गया कितना हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए 20 गुने साइन 53 कितना 4/5, 5 से 20 कट जाएगा कितने बार में, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, और 4 बार में कट गया तो ये हो गया कितना, यहाँ देख लीजिए 20 कॉस 53 डिग्री, तो 20 गुने कॉस 53 का वैल्यू है कितना 3/5, 5 से कटेगा 4 बार में, और ये हो जाएगा कितना 12, और 10 कॉस 37 डिग्री का देख लो, ये है 10, और कॉस 37 का वैल्यू है कितना 4/5, 5 से कटेगा 2 बार में, हो जाएगा कितना 8। इतना चीज समझ में आ रहा है। अब इसमें जरा सा देखो कि हुआ क्या, हुआ क्या, तो यहाँ पे लो यही कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, तो ऊपर वाला में कितना फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, ये ऊपर वाला में एक ही लग रहा है ना 10 साइन 37, और इसका वैल्यू कितना आया 6, मतलब ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, नीचे की तरफ भी एक ही लग रहा है जिसका वैल्यू है कितना 16, आगे की तरफ 2 लग रहा है, एक लग रहा है कितने का 8, और दूसरा लग रहा है कितने का, दोनों मिला के कितना हो गया। अच्छा चलो इधर के तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है 0, इधर की तरफ कोई फोर्स। अब तुम बताओ कि अगर हम इधर 0 फोर्स से खींचे और कोई 20 न्यूटन से खींचे आगे, तो नेट फोर्स आगे की तरफ 20 रह जाएगा। मतलब सीधा सीधा बात ये है भाई, सीधा सीधा बात ये है भाई साहब कि इसमें जो आपका आया है ये कहानी 16, ये कहानी कितना था, ये था 6, ये था कितना 16, और ये था कितना 20। तो आप यहाँ से तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि एक्स में जो फोर्स लग रहा है वो कितने का लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितने का लग रहा है, अच्छा वाई डायरेक्शन में सर 2 लग रहा है। तो एक बात बताओ, ऊपर की तरफ एक आदमी 6 न्यूटन से खींच रहा है, नीचे की तरफ एक आदमी 16 से खींच रहा है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो भाई साहब इसी डायग्राम को एक लाइन में हम इधर के तरफ 20 और नीचे की तरफ 10 लगा दें क्या, और ये 90 डिग्री रहेगा कि नहीं, एक्स और वाई एक्सिस के बीच का रहेगा।
अब देखो यहाँ से सीधा सीधा तुमको दिख रहा है कि एफ वाई में कितना लग रहा है, -10, नीचे के तरफ है तो कितना, -10 न्यूटन। अब कहेगा कि रिजल्टेंट बताओ, तो देखो तो 90 डिग्री पर है। यही ना है भाई साहब एफ एक्स, यही ना है एफ वाई, है कि नहीं। 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री पर था, तो सीधे सीधे आपको बोले थे कि रिजल्टेंट निकालने के लिए √A² + B², यानी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस, कर देंगे कि नहीं कर देंगे। जब कर देंगे भाई साहब, तो ये बात बताइए तो कि √f(x) का मतलब कितना, 20 का स्क्वायर और प्लस -10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, √400 और प्लस 100, यानी कि हो जाएगा कितना, 500 रूट के अंदर में। निकल गया एफ एक्स, एफ वाई और एफ नेट। जब तीनों चीज निकल गया तो एक चीज देखो कि सर इतना लंबा इसको ले गए। अब देखो प्रैक्टिस से आ जाएगा तुमको ये चीज कि इतना हम लंबा ले गए हर एक स्टेप में, लेकिन था क्या कहानी, बहुत आसान। दो दो वेक्टर था, एकदम उटपटांग एंगल पे था, और हम इसका रिजल्टेंट निकाल नहीं पा रहे थे। क्या किए, एक एक वेक्टर को पकड़ कर रिजोल्यूट कर दिए। अब सारा वेक्टर या तो एक्स में दिख रहा है या तो वाई में दिख रहा है, और एक्स वाई कितने पे है, 90 डिग्री पे। देखो 180 डिग्री पे है, 16 और 6 काम कर दिए। एक वो है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो या तो 0 डिग्री पे रहेगा, या तो 90 डिग्री पे रहेगा, या तो 180 डिग्री पे रहेगा। और इस तीनों पे काम करना हमारे लिए क्या था, बहुत आसान था, और हम काम क्या किए, कंप्लीट कर दिए। अब जरा सा एक चीज ध्यान से देखो, आ जाओ पीछे, पीछे आ जाओ, ज्यादा पीछे आ गए। यहाँ देखिए तो ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये कुल मिला के कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। आप देखिए तो 20 न्यूटन वाला और 10 न्यूटन वाला के बीच का एंगल है कितना, रिजल्टेंट वही आ जाएगा क्या, √20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। कोई समस्या, क्या सर पहले ही बता दिए रहते, क्या जरूरी था इतना खींचने का। ये खींचना आपको कॉन्सेप्ट सिखाए, अभी ना है। अब इसी में एगो और फोर्स लगा देते कि चलो ऊपर की तरफ भी एगो लग रहा है, तब तब उसको भी क्या करते, रिजोल्यूट करवाते। आज के क्लास में बस इतना ही सीखे कि किसी भी वेक्टर को अगर आप घुमाएंगे, किसी भी वेक्टर को अगर आप घुमाएंगे, तो जिसके साथ थीटा लगाएंगे उसके साथ, और जिसके साथ नहीं लगा रहेगा उसके साथ। इससे क्या होगा, वेक्टर केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आ जाएगा, और जब वेक्टर केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आ जाएगा तो काम करना अपने लिए क्या हो जाएगा, आसान। तो किसी भी वेक्टर को भाई साहब दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, r cos थीटा जिसके साथ थीटा लगा है, और r sin थीटा जिसके साथ थीटा नहीं लगा है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। इतना बात अगर समझ में आया तो अगले दिन ओनली एंड ओनली रिजोल्यूशन का क्वेश्चन करेंगे, पूरा घंटा। कुछ क्वेश्चन हम बना के दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, और इस तरह से इस पर होगा प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। समझ में आया बात, इतना समझ में आया तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है। इतना आप लोग पढ़ के अगले दिन आइएगा, ठीक है।